नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हमने अध्याय 3 की शुरुआत कर ली थी और अध्याय 3 के अंतर्गत हमने उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात करना शुरू कर दिया था लगभग और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में भी हमने कुछ चीजें देख ली थी, जैसे अध्याय 10 देखा था कि किस प्रकार से उसका गठन होगा। ये सब चीजें हमने देखी थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, आपको याद होगा। तो उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अध्याय 3 से शुरू होता है, अध्याय 3 में है, जिसमें हमको धारा 10 से लेकर के अध्याय 3 के अंतर्गत हमको धारा 10 से लेकर के धारा 27 तक पढ़ाई करनी थी, जिसके अंतर्गत हमने 4 धाराएं मतलब धारा 10, 11, 12, 13 और 14 तक पढ़ाई कर ली थी। टोटल हमको 18 धाराओं के विषय में पढ़ना है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत। कुछ विशेष बिंदु जिसको आपको ध्यान रखना है, जो कि अभी आगे जब क्लास में कंटिन्यू करूंगा तो उसमें काम आएगा। सबसे पहला बिंदु तो हमने ये देखा था कि एक चीज देखा था कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन होगा और साथ ही साथ इसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन होगा और इसी में एक प्रादेशिक कार्यालय भी बनाया जाएगा, जिसको रीजनल ऑफिस बोलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में हमने देखा था कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है जो आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, ठीक, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त से मिलकर बनेगा। जबकि जो रीजनल ऑफिस होगा, प्रादेशिक कार्यालय होगा, और वहां पर जो आयुक्त बैठेगा, वहां का जो हेड होगा, उसे हम प्रादेशिक आयुक्त के नाम से जानेंगे, रीजनल कमिश्नर के नाम से जानेंगे। यहां तक बात एकदम क्लियर होगी, क्योंकि ये प्रादेशिक आयुक्त वाला मामला आगे बनेगा। इसको आगे सुनने या समझने को बार बार आपको आएगा, तो हो सकता है कभी भूल गए हो, तो इस प्रादेशिक आयुक्त को जरूर याद रखिएगा कि अगर जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है वो चाहे तो जगह जगह पर क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकती है, और उस क्षेत्रीय कार्यालय में जो आयुक्त बैठेगा उसे प्रादेशिक आयुक्त के नाम से जाना जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मुख्यालय वगैरह सभी चीजें हमने देख ली थी, कहां पर मुख्यालय होगा, क्या होगा। इसके अलावा धारा 10 के अंतर्गत सब चीजें देखी। फिर धारा 11 में देखी कौन सी अर्हताएं होगी आयुक्त के या फिर जो प्रादेशिक आयुक्त बनेंगे उनके, और ये अर्हताएं कैसे निश्चित की जाएंगी। फिर धारा 12 में हमने देखा था कि विधि मान्य न होना, और धारा 13 में हमने देखा था कि अन्य जो कर्मचारी या अधिकारियों की आवश्यकता होगी उनको किस प्रकार से नियुक्त कराएगी, और किसको नियुक्त कराने का पावर कौन नियुक्ति कराएगा, तो केंद्र सरकार ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगी, वही उसी के पास नियुक्ति का अधिकार होगा। और धारा 13 के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखा था, जिसको हमने कहा था विशेषज्ञ और वृत्तकों। इसको विशेष तौर पर हमने देखा ही था, एवं वृत्तक जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल, और विशेषज्ञ तो है ही, विशेषज्ञ तो पता ही। तो इनकी जो नियुक्ति होगी वो अलग अलग क्षेत्रों से होगी। जैसे कोई उपभोक्ता मामला का जानकार हो, कोई उपभोक्ता नीति का जानकार हो, चिकित्सा का क्षेत्र का हो, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र का हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र का हो। और ऐसी नियुक्तियां हम क्यों कर रहे थे, इसके अंतर्गत धारा 13 के अंतर्गत जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको उस विषय में भी हमने एक समझ अपनी बना ली थी, ठीक है। उसके बाद अंत में हमने देखा था केंद्रीय प्राधिकरण की प्रक्रिया, और इसमें हमने देखा था कि केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा
उसमें जो आयुक्त होंगे या अन्य आयुक्त होंगे उनकी क्या शक्तियां होंगी, वो किस प्रकार से वो ऑफिस चलेगा केंद्रीय प्राधिकरण वाला। तो हमने ये देखा कि मुख्य जो आयुक्त होगा उसी के ऊपर सारी चीजें, उसी उसी पर पूरा भार रहेगा, वही सारी चीजें करेगा, उसी के निरीक्षण उसी के कंट्रोल में पूरा ऑफिस चलेगा। जो भी समस्या आएगी, जो भी उत्तरदायी जो व्यक्ति होगा वही मुख्य आयुक्त ही होगा। अब एक चीज हमने, अगर धारा 13 आपको अच्छे से याद हो, जिस धारा 13 में हमने पढ़ा था कि जो भी प्राधिकरण बन रहा है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो CCPA, ये जो प्राधिकरण बन रहा है, ये इस प्राधिकरण के अंतर्गत धारा 13 में बात की गई थी कि इसके लिए जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे या विशेषज्ञ होंगे या फिर वृतक होंगे, वृतक यानी प्रोफेशनल, इनके नियुक्ति के विषय में बात करता है धारा 13 प्योरली। और धारा 13 के अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो विशेषज्ञ और वृतक की नियुक्ति है, सबसे पहला तो हम ये जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण ही क्यों बनाया गया, यही उद्देश्य आपको अगर स्पष्ट है तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। प्राधिकरण क्या है? प्राधिकरण में आप संभवतः यानी अपवाद को छोड़ दें तो प्राधिकरण का काम क्या है कि प्राधिकरण का काम यह है कि जो भी उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित चीजें हैं, नियम है, कानून है, वो अच्छी तरीके से लागू हो, उसके लिए वो काम करे। अगर लागू नहीं हो रहा है तो लागू कराए, यही उसका काम है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। इसके लिए उसको कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार दिए गए। और ये तो बात क्लियर हो गई। फिर हम देखिए धारा 13 जिसमें कर्मचारी, अधिकारी, विशेषज्ञ और वृतक की नियुक्ति करेगा। और ये विशेषज्ञ या वृतक की नियुक्ति अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जानकारी वाले क्षेत्र से, जैसे कोई चिकित्सा वाला है, कोई इंजीनियरिंग वाला है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके विषय में यह भी पढ़ा है कि सबसे पहली बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विषय में यह पढ़ा है कि यह नियम बनाएगा और नियम को लागू भी कराएगा। दो बातें देखिए, जैसे जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि यह जांच का आदेश देगा, और दूसरी बात जांच भी यही कराएगा। ठीक, दोनों काम इसके होंगे। इसी को हमने प्रवर्तन वाला शब्द पढ़ा था, याद होगा, इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट के नाम से इसको पढ़ा था, प्रवर्तन के नाम से, कि यह जांच का आदेश भी देगा और जांच भी कराएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने धारा 13 को देखा था कि इसके अंतर्गत ये जो विशेषज्ञ और वृतक की नियुक्ति इसीलिए की जा रही है ताकि जांच सुचारू रूप से चल सके। ठीक, जांच हो सके, इसी के लिए इसकी नियुक्ति की जा रही, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो धारा 14 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब धारा 15 पढ़ेंगे। जो धारा 15 प्रारंभ होता है अन्वेषण खंड से। अन्वेषण मतलब जांच करना, सर्च कर, जांच नहीं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अन्वेषण मतलब अन्वेषण, खोज। अन्वेषण का मतलब एक सामान्य सा, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे होंगे, इसका मतलब आप जांच समझ लीजिए। एक कोई भी मामला बनता है, वो मामला कितना सही है, कितना गलत है, उसकी सच्चाई तक जांच, उसको क्या बोलते हैं, जैसे पुलिस आती है, मर्डर होता है तो जांच करता है सभी पक्षों का, उसी प्रकार से धारा 15 में, इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 15 में, अभी तो हमने एक धारा 13 की बात की थी,
धारा 13 में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की और प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो जांच कर सके। लेकिन एक विशेष तौर पर इस अधिनियम में अन्वेषण खंड भी बनाया गया है। मान लेता हूं कि एक सीसीपीए है और इस सीसीपीए के अंतर्गत बहुत सारे मामले आते रहते हैं। ठीक, सीसीपीए जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है उसके अंतर्गत बहुत सारे मामले आए। अब इसमें हर मामले की जांच के लिए कितने विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे, कितने क्या किए जाएंगे, या फिर वो मामला सही है या नहीं है इसकी भी जांच करनी है। तो इसके लिए एक अन्वेषण खंड का प्रावधान इसमें किया गया है। रिसर्च अन्वेषण खंड मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च विंग होगी, खंड मतलब विंग, RAW जैसे होता है ना वैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे ही ये अन्वेषण यानी जांच का काम करेगा ये वाला खंड पूरी तरीके से। तो इसका नाम है अन्वेषण खंड। धारा 15। धारा 13 समझ में आया है, विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ की नियुक्ति कर रहा है। वो कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, जो भी प्राधिकरण है उसके लिए। लेकिन इसके पास भी तो कुछ जांच अधिकारी होने चाहिए ताकि काम अच्छी तरीके से चल सके। तो उसी के लिए धारा 15 में अन्वेषण खंड बनाया गया। अन्वेषण खंड बहुत सामान्य सी बात है। अन्वेषण खंड का मुख्य उद्देश्य या मुख्य दायित्व क्या है, मान लेता हूं, एक थोड़ा प्रक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जैसे सीसीपीए है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा नाम XY है, मैं एक आवेदन करता हूं कि भाई हमारे जो उसमें शैम्पू यूज कर रहा हूं, इस शैम्पू का वादा था कि यह शैम्पू 30 दिन में मेरे बाल घने कर देगा, और बाल घने करने का मामला ही नहीं था, बाल भी चला गया। तो ऐसे हम लोग लगभग इस शैम्पू को यूज करने वाले 1000 लोग हैं, क्योंकि सीसीपीए जब भी काम करेगा तो वो देखेगा कि केवल एक व्यक्ति प्रभावित है तो उस पर विशेष ध्यान इसका देने का काम नहीं। जब ये देखेगा कि ऐसे मामले से बहुत सारे यानी उपभोक्ताओं का एक समूह प्रभावित है, तब इस पर बात करेगा, तब इस पर विचार करेगा। तो मैंने एक आवेदन किया, या फिर हमने 1000 लोगों ने मिलकर के आवेदन किया कि इस प्रकार का एक मामला है। सीसीपीए के पास जब जाएगा तो सीसीपीए पहली बात तो आवेदन जब हम करेंगे तो आवेदन में देखेगा भाई कि आवेदन में कितनी सच्चाई है, हम तथ्य देंगे। अगर उसको प्रारंभिक तौर पर यानी फर्स्ट व्यू में ही लग जाता है, प्रथम दृष्टया ही लग जाता है कि इसमें कोई कमी है, या फिर इसने जो जांच भेजा है ये हो सकता है कि ये सही होगा, तो अगर इसको प्रथम दृष्टया लगे कि यह सही हो सकता है, अभी ध्यान रखिएगा रिजल्ट तक नहीं पहुंचा है, एक सही मतलब एक बार में देख करके ही लगता है कि हाँ हो सकता है कि ये सही हो, एक बार में देख के कि ये शिकायत आई है सही है, प्रथम दृष्टया इसको अगर सही लगता है तो फिर ये क्या करेगी। अब इसके पास एक तो तरीका यही है कि ये जो विशेषज्ञ नियुक्त किया है धारा 13 के अंतर्गत, धारा 13 विशेषज्ञ और वृतक नियुक्त किया है, इन विशेषज्ञ और वृतकों से जो शैम्पू है उसकी जांच करा ले कि क्या जो शैम्पू में लिखा है सच में है, वो लाभकारी है नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, ये सब चीजें जांच कराए। लेकिन ये तो चीजें जब शैम्पू के लेवल पर चीज आएगी तब ना, अभी तो फाइनल जांच ही नहीं हुआ है, अभी तो एक बार में देख करके लगा है कि ये सही हो सकता है, एक अनुमान है। क्या है? अनुमान है। लेकिन पूर्ण रूप से क्या
इस शैम्पू वाले ने जो वादा किया था वह वादा यह शैम्पू वाला निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है? क्या इसने सच में बाल उगने का वादा किया था या दावा किया था कि मैं एक बनावटी रूप से आवेदन कर रहा हूं? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। एक बार में इसको लगेगा, मान लो सीसीपीए की कोई भी व्यक्ति, कोई आम व्यक्ति है या लोगों का समूह है, फालतू में तो परेशान होना नहीं चाहेगी, तो अनावश्यक तो कोई केस करेगा नहीं, ऐसा इसको लगे और बोले कि हो सकता है कि सही होगा, इसकी जांच करा लेते। अब जांच कराने के लिए उसके पास क्या विकल्प है कि ये बात सही है या नहीं है? पहले तो सही है या नहीं है यही बात जांच होगी। अब जब सही है या नहीं है, जब इसकी जांच हो जाएगी, तब हम शैम्पू के लेवल पर पहुंचेंगे कि शैम्पू में कौन सा केमिकल डाला जा रहा है, कौन सी चीजें क्या डाली जा रही, तब हम फिर हमारा काम आएगा ये विशेषज्ञ और वितरक वाला टीम। ठीक, सब सीक्वेंस में है, समझते जाना है। तब काम आएगा कौन? विशेषज्ञ और वितरक वाला टीम। लेकिन अभी तो यही पता नहीं है कि आवेदन सही है या नहीं है। एक बार में देख करके लगता है कि सही है, अगर ऐसा लगे कि ये सही है तो अब इसकी जांच होगी। अब जांच जब होगी तो अब जांच कौन करेगा? अब जांच, इसका काम क्या है? आवेदन स्वीकार करना, जांच करवाना। लेकिन जांच कौन करेगा? अन्वेषण कौन करेगा? और यहीं पर उत्पन्न होती है एक मांग कि जांच करने के लिए एक अन्वेषण खंड होना चाहिए, अन्वेषण विंग होना चाहिए। तो यहीं पर काम आता है फिर धारा 15। ठीक, धारा 15 कब काम आएगा? अन्वेषण खंड का काम कब पड़ेगा? जब सीसीपीए अपना काम देखे और देखने के बाद यानी शिकायत को स्वीकार करे, शिकायत को स्वीकार करने के बाद उसे पहली बार में ही लगे कि यह आवेदन, इस आवेदन में कोई दम है, हो सकता है कि ये सही होगा, तो फिर जांच की जब बारी आएगी तब अन्वेषण खंड का काम आएगा। जब अन्वेषण खंड जांच कर लेगा तब कहीं जा करके फिर धारा 13 का उपयोग होगा, जिस धारा 13 के अंतर्गत, धारा 13 मतलब जो हमारे विशेषज्ञ है उन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, या फिर जो हमारे वृतक है, प्रोफेशनल है, उन प्रोफेशनल की आवश्यकता होगी। ये बाद की बातें हैं, पहले तो इसकी जांच ही होनी चाहिए। प्रोफेशनल को जांच करना है कि शैम्पू में, या फिर विशेषज्ञ को जांच करना है कि शैम्पू में जो केमिकल बताया गया वो केमिकल डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। तो इस विशेषज्ञ या वृतक के पास वह शैम्पू का पैकेट होना तो आवश्यक है ना। और यह शैम्पू का पैकेट इस विशेषज्ञ के पास कैसे आएगा? तो यही धारा 15 के अंतर्गत जांच होगी जब, तो जांच के दौरान यह अन्वेषण खंड जो होगा यह सबूत जुटाएगा और इस सबूत के अंतर्गत वह शैम्पू के पैकेट को जब्त करेगा और जब्त करके इस विशेषज्ञ या वृतक को भेजेगा ताकि फिर वो आगे की कार्यवाही कर सके। समझ गए होंगे? इसीलिए मैंने कहा कि पहले जांच होगी फिर इसकी आवश्यकता होगी। जब जांच हो जाएगी तब फिर चीजों को टेस्ट करने की बारी आएगी, तो फिर ये शैम्पू जब्त होगा तो शैम्पू को टेस्ट करने की बारी आएगी। ये क्रम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर ये क्रम आपको समझ में आ गया है, अगर आप चाहे तो इसको लिख भी लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसा लिखना चाहे। तो अब हम चलते हैं धारा 15 में, और धारा 15 के अंतर्गत हम एक अन्वेषण खंड का निर्माण करते हैं या अन्वेषण खंड की रचना करते हैं। कैसे अन्वेषण खंड बनेगा, क्या बनेगा? ठीक, तो अन्वेषण खंड की रचना होती है धारा 15 से, और धारा 15 की उपधारा 1 स्पष्ट शब्द में कहता है कि सीसीपीए के पास, ध्यान रखिएगा ये जो भी बातें हो रही है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही हो रही है। यानी इस अधिनियम के अनुसार सीसीपीए के पास एक अन्वेषण खंड होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास एक अन्वेषण खंड होना चाहिए, नहीं एक अन्वेषण खंड होगा।
ठीक, यानी एक अन्वेषण खंड का निर्माण कैसे हो रहा है, तो अन्वेषण खंड का निर्माण ही हो रहा है उपधारा 1 के अनुसार। ठीक, अभी मोटा मोटी तो हमने समझ लिया, लेकिन उपधारा 1 में और भी चीजें समझते हैं कि इसका काम क्या होगा, क्यों ये अन्वेषण खंड बनाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य इसी में लिखा है कि इसका मुख्य काम क्या होगा, मुख्य काम है इसका जांच एवं अन्वेषण करना। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, तो जांच एवं अन्वेषण करने के लिए बनाया जा रहा है। अब तीसरी बात और भी इसमें बताई गई है कि जब कोई अन्वेषण खंड बनेगा, कोई भी ऑफिस बन रहा है, मान लेते हैं एक अन्वेषण खंड का ऑफिस ही तो बना रहे हैं, एक विंग बना रहे हैं, एक ऑफिस बना रहे हैं, तो इस ऑफिस में कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी काम करेगा तभी तो वो ऑफिस कहलाएगा, नहीं तो फिर तो खाली भवन है। रोबोट्स तो काम करेंगे नहीं। तो तीसरी बात कहता है कि ये सीसीपीए के पास एक अन्वेषण खंड होगा, इसका जांच और उद्देश्य जांच एवं अन्वेषण करना होगा। और दूसरी तीसरी बात कहता है कि इसमें मुखिया कौन होगा, मुख्य कौन होगा, इस अन्वेषण खंड में मुख्य कौन होगा, या फिर कहें कि नेतृत्व कौन करेगा इस अन्वेषण खंड का। तो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होगा या फिर जो अधिकारी होगा, जिसको महानिदेशक बोलेंगे। इसी को आप बोलेंगे अगर अंग्रेजी में तो आप बोलेंगे डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल। अब एक चीज समझिए, यानी इसका जो मुखिया होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा, जो अन्वेषण खंड है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता, हाँ, उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की बात करूं तो इसका मुखिया कौन होगा, जो वहां का मुख्य आयुक्त होगा। जैसे एक स्कूल है, स्कूल है तो इस स्कूल का मुखिया कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। उसी प्रकार से प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार से ये जो अन्वेषण खंड बनेगा, इस अन्वेषण खंड का मुखिया कौन होगा, तो महानिदेशक होगा, एक डायरेक्टर जनरल होगा। अब एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि अगर अन्वेषण खंड बनाना है तो एक महानिदेशक होना आवश्यक है, और अगर महानिदेशक होगा कहीं पर, यानी डायरेक्टर जनरल कहीं किसी ऑफिस में होगा, तो उस डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति भी होना आवश्यक है। अब यह भी जानना आवश्यक है कि उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा, क्या केवल एक ही महानिदेशक होगा पूरे ऑफिस में, या कुछ और भी लोग कार्य करने वाले होंगे, कर्मचारी होंगे, या महानिदेशक के साथ सहायक महानिदेशक भी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नियुक्ति होगी इसकी। अब अगर हमको ये महानिदेशक बनाना है तो हमको महानिदेशक बनाने के लिए चलना पड़ेगा धारा 15 की उपधारा 2 में। और धारा 15 की उपधारा 2 बताता है कि जो भी अन्वेषण खंड है उसके भर्ती के विषय में केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और इसके अंतर्गत जिन लोगों की भी भर्ती होगी उनके पास एक योग्यता आवश्यक तौर पर होनी चाहिए कि उनके पास जांच या अन्वेषण का अनुभव होना चाहिए। ठीक, भर्ती हेतु सभी नियम केंद्र सरकार बनाएगी। और दूसरा, जो भी भर्तियां, जो भी व्यक्ति
नियुक्त होगा उसके पास एक अनुभव होना चाहिए, उसके पास जांच एवं अन्वेषण का अनुभव होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज लिखा है कि जो भी व्यक्ति नियुक्त होगा, अभी हम किसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इसी महानिदेशक की नियुक्ति की। ठीक, तो महानिदेशक की नियुक्ति के लिए आवश्यक होगा कि उसके पास अन्वेषण का, जांच का अनुभव हो। तो यहां पर जो भी व्यक्ति के नीचे मैं लिख देता हूं आपकी समझदारी के लिए कि यह होगा कौन? डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, यानी महानिदेशक होगा। ठीक, अब कितने महानिदेशक नियुक्त किए जाएंगे उस ऑफिस में, उसके विषय में, या किस किस वर्ग के महानिदेशक नियुक्त किए जाएंगे उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति नियुक्त होगा जिसको हम कहेंगे क्या? महानिदेशक, जिसको बारे में हमने अभी देख ही लिया है कि महानिदेशक नियुक्त करना ही है। जब महानिदेशक नियुक्त करेंगे तो ही हमारा जो अन्वेषण खंड है वहां की शुरुआत होगी। उस ऑफिस का मेन व्यक्ति होना चाहिए महानिदेशक, डीजी, डायरेक्टर जनरल। अब कहूं कि अगर महानिदेशक की नियुक्ति होगी तो कितने महानिदेशकों की नियुक्ति होगी? तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा इस वीडियो में, इसमें इससे पहले वाले में, कि मुख्य या नेतृत्व करने वाला महानिदेशक होगा, यानी लीडर जो होगा वो एक ही होगा, नेता एक ही होगा, मुख्य एक ही होगा। तो आवश्यक तौर पर जो महानिदेशक यानी डीजी की जो नियुक्ति होगी, इसकी संख्या कितनी होगी? एक होगी। दूसरा, महानिदेशक तो नियुक्त हो गया, लेकिन अन्य निदेशकों की भी नियुक्ति का प्रावधान है इसमें, जिसमें एक होगा जिसको कहा जाएगा अपर महानिदेशक, अगला जो होगा उसको कहा जाएगा निदेशक, फिर सहायक संयुक्त निदेशक, अगला सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर, और एक और होगा जिसको कहा जाएगा उप निदेशक। ठीक, अपर निदेशक संयुक्त। ठीक, एक और होगा जिसको कहेंगे हम उप निदेशक। इस प्रकार से हम देखें तो महानिदेशक के अलावा 5 प्रकार के अन्य निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। अब महानिदेशक जिसको डायरेक्टर जनरल बोलेंगे, अपर महानिदेशक तो अपर डायरेक्टर जनरल बोल सकते हैं, इंग्लिश का ही वर्ड है। फिर इसको डायरेक्टर बोलेंगे, ज्वाइंट डायरेक्टर बोलेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर बोलेंगे, और इसको सब डायरेक्टर बोलेंगे अंग्रेजी में। ये तो एक ही होगा, लेकिन इसकी संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है। जितनी आवश्यकता होगी उसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाएगी और उसी हिसाब से इनकी संख्या होगी। संख्या कितनी होगी? संख्या आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार नियम बनाकर तय करेगी। अब यहां तक बात खत्म हो गई, क्लियर हो गई? कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अभी तो हमने निदेशक महानिदेशक ही नियुक्त किया है। सबसे पहला उपधारा हमने देख लिया जहां से हमको
कैसे एक अन्वेषण खंड बन रहा है, अन्वेषण खंड का नेतृत्व महानिदेशक कर रहा है। अब दूसरे में हमने देखे कि महानिदेशक और अन्य महानिदेशक की नियुक्ति हो रही है। महानिदेशक और अन्य महानिदेशक जो है वो संख्या उनकी देखी, कैसे नियुक्ति होगी, कौन नियुक्ति करेगा, तो सबको केंद्र सरकार ही कर रहा है। ठीक, क्लियर हुआ। अब धारा 15 जब, अब देखिए अब समस्या क्या हो गई, अब हौच पौच समस्या हो गई। हौच पौच समस्या ये हो गई कि देखिए अब जो अन्वेषण खंड है उस अन्वेषण खंड में एक महानिदेशक हो गया और बाकी और निदेशक हो गए। तो अब महानिदेशक या अन्य निदेशक अपना कार्य कैसे करेंगे, कौन किस निदेशक का क्या काम होगा, किस निदेशक को कितनी लिमिट, कितनी शक्तियां मिलेंगी, वो सब चीजें कैसे पता चलेंगी। तो उसके लिए भी सरकार को, उसके लिए भी अधिनियम में तो लिखना ही पड़ेगा कि कौन सा निदेशक, कौन सा महानिदेशक, कौन सा संयुक्त निदेशक, कौन कितना पावरफुल होगा, किसके पास कितनी शक्तियां होंगी। तो उसको लिख दिया है धारा, उपधारा 3 में। धारा 15 की उपधारा 3 विशेष तौर पर बताता है कि किसकी कितनी शक्तियां होंगी। तो यह बताता है कि जो अन्य निदेशक हैं, अन्य निदेशक मतलब जो महानिदेशक है उसके अलावा अन्य निदेशक की जो नियुक्ति हो रही है, अन्य निदेशक जो होंगे ये कंट्रोल में होंगे किसके, महानिदेशक। कुल मिला के महानिदेशक ही बताएगा, डीजी ही बताएगा इनको कि इनको काम क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, कैसे कैसे काम करना है। सारी जिम्मेदारी किसके पास है, डीजी के पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है। कौन कौन सी शक्तियां हैं डायरेक्टर जनरल के पास, तो सबसे पहला तो नियंत्रण की शक्ति है। किसको नियंत्रित करेगा, इन लोगों को नियंत्रण की शक्ति है। दूसरा क्या है, पर्यवेक्षण की शक्ति है। अगला पॉइंट क्या है, तो निर्देश देने की भी शक्ति इसके पास है और इनको लगभग आदेश देने की भी शक्ति इनके पास है। कुल मिला के अगर मैं कहूं कि जो भी इस अन्वेषण खंड में जो भी काम होगा उसके लिए अंतिम उत्तरदायी व्यक्ति कौन होगा, तो यही होगा अंतिम उत्तरदायित्व किसके पास रहेगी, यानी अंतिम रूप से रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति होगा तो ये डायरेक्टर जनरल होगा। इसी डायरेक्टर जनरल के कंट्रोल में सभी लोग काम करेंगे जो अन्य निदेशक होंगे। अन्य निदेशक में कौन कौन, या तो अपर निदेशक हो, सहायक निदेशक हो, निदेशक हो, संयुक्त निदेशक हो या उप निदेशक। ये 5 प्रकार की जो कैटेगरी जो इसके अंतर्गत बनाई जा रही, ये सब किसके कंट्रोल में काम करेंगे, इसी निदेशक के कंट्रोल में काम करेंगे, डीजी के कंट्रोल में काम करेंगे। ठीक, एक स्पष्ट बात बोलूं क्या, जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। स्पष्ट बात यह है कि जो भी शक्तियां हैं इस क्या बोलते हैं इसको, अन्वेषण खंड की, अन्वेषण खंड की शक्तियां, जितनी भी अन्वेषण खंड में शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां महानिदेशक के पास है। अब जो अन्य निदेशक है वो अन्य निदेशक इसी महानिदेशक के कंट्रोल में काम करेंगे। अन्य निदेशक को जो भी शक्तियां देगा यही महानिदेशक देगा। ठीक, महानिदेशक ही उनको शक्तियां देगा, क्योंकि अंतिम रूप से उत्तरदायित्व तो क्या है, महानिदेशक के ऊपर आनी है। तो जो भी शक्तियों का, जो इसके पास शक्तियां होंगी उसी के पास उत्तरदायित्व होगा। ये सामान्य सा नियम है।
तो अंतिम रूप से उत्तरदायित्व तो अगर महानिदेशक के पास है तो अंतिम रूप से शक्तियां भी महानिदेशक के पास होंगी। इसका मतलब अन्य निदेशक जो होंगे इसी के शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, तो यही नियंत्रण करेगा, यही पर्यवेक्षण करेगा जो उसने काम दिया था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए निर्देश करेगा, कोई कठोर बात है तो आदेश करेगा। इसका मतलब इस महानिदेशक के पास जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों को इसको अन्य निदेशकों को बांटना भी है। तो इस अधिनियम में कोई ऐसा नियम तो होना ही चाहिए जो नियम यह बताए कि महानिदेशक के पास जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को महानिदेशक अन्य जो निर्देशक हैं उनको बांट सकता है या दे सकता है या सौंप सकता है। ठीक। अंतिम रूप से रिपोर्ट में मुहर किसकी लगनी है? महानिदेशक की लगनी है। तो महानिदेशक अपनी शक्तियों को किसी और को दे सकता है क्या? तो हां, दे सकता है। लेकिन क्या इसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो देगा। तो इसके लिए प्रावधान करते हैं, चलिए धारा 15 की उपधारा 4 में। पंद्रह की उपधारा 4 यही प्रावधान करता है कि महानिदेशक अपनी शक्तियों को, महानिदेशक के पास कौन सी शक्ति है? तो सबसे पहली बात तो इसके पास जो शक्ति है वह जांच की शक्ति है एवं अन्वेषण की शक्ति है। ठीक, जांच एवं अन्वेषण की शक्ति है। अब इसी शक्ति को क्या करेगा महानिदेशक? अन्य निदेशक को दे सकता है। ठीक, क्या दे रहा है? शक्तियां दे रहा है। कौन सी शक्ति? यही शक्ति अन्य निदेशक को दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि यह कौन कौन सी शक्तियां दे सकता है? तो अपनी जो भी जांच और अन्वेषण की शक्ति है उसमें से चाहे तो यह सभी शक्तियों को किसी को दे दे या कुछ शक्तियों को दे दे। अगर सभी शक्तियों को दे दिया इसका मतलब फिर महानिदेशक जांच नहीं करेगा। कुछ शक्तियां दिया मतलब हो सकता है कि ये दे दे कि जब भ्रामक विज्ञापन का मामला हो तो फिर एक निदेशक जांच करेगा या फिर उप निदेशक जांच करे या संयुक्त निदेशक जांच करे या फिर सहायक निदेशक जांच करे। ठीक, तो ऐसी शक्तियां हो अगर किसी को दे दिया कि भ्रामक विज्ञापन के मामले या सभी मामले के विषय में मान लेते हैं उसने एक शक्ति दे दी, अन्य निदेशक को देना है और कहता है कि मैं सभी जांच की शक्ति किसको दे रहा हूं? संयुक्त निदेशक को दे रहा हूं। सभी जांच की शक्ति संयुक्त निदेशक को दे रहा हूं। इसका मतलब अब जो निदेशक है उसके पास कौन सी शक्ति बची? तो जांच की कोई शक्ति नहीं बची, उसने सारा शक्ति दे दिया किसको? अन्य निदेशकों को, संयुक्त निदेशक को। अब वह केवल निरीक्षण करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, निर्देश करेगा, आदेश करेगा, ये सब करेगा, लेकिन पूरा जांच जो करेंगे ये संयुक्त निदेशक करेगा। क्यों? क्योंकि इसने सभी शक्तियां संयुक्त निदेशक को दे दी। या एक उदाहरण देख लेते हैं कि कुछ शक्तियां देता है संयुक्त निदेशक को। कुछ शक्तियों के विषय में जैसे मैं बात करता हूं कि वह देता है कि भ्रामक विज्ञापन से संबंधित जो भी जांच होगी वह जांच करेगा, या फिर कहें कि मिथ्या विज्ञापन से संबंधित जो जांच होगी उसकी जांच कौन करेगा? तो संयुक्त निदेशक, या इसी को कहता है कि सहायक निदेशक करेगा। तो कुछ शक्तियां दे सकता है, संपूर्ण शक्तियां दे सकता है। यह कहता है धारा 15 की उपधारा 4। बिल्कुल मैथ्स की तरह है, 2 और 2 4 ही होता है, उसी प्रकार से ये भी है, बहुत आसान। ठीक, अब हम देखेंगे धारा 15 की उपधारा 5। चलते हैं एक पेज में। धारा 15
कि उपधारा 5 कहता है रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है धारा 15 की उपधारा 5, और ये कहता है कि भाई अभी तक तो शक्तियां खेली जा रही थी और इनको शक्तियां भी मिल गई जांच और अन्वेषण की। अगर ये लोग जांच और अन्वेषण करेंगे तो उसका एक रिपोर्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अन्वेषण खंड की। कैसे कैसे रिपोर्ट बनेगा वो देखते हैं। अन्वेषण खंड, अन्वेषण खंड ही रिपोर्ट बनाएगा। किसका रिपोर्ट बनाएगा? जो उसने जांच किया है उसको लिखेगा ना भाई एक रिपोर्ट में कि मैंने ये जांच किया, तो अन्वेषण खंड रिपोर्ट बनाएगा। अब एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा। मान लेता हूं एक डीजी है जो कि महानिदेशक है, फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल, और एक असिस्टेंट डीजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल ने असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को भ्रामक विज्ञापन से संबंधित विषय पर जांच करने के लिए कहा, और असिस्टेंट डायरेक्टर ने भ्रामक विज्ञापन से संबंधित जांच करके बताया कि जो भी चीजें हैं उसको अपनी जांच रिपोर्ट में लिखी। अब असिस्टेंट जो एडीजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, इसने रिपोर्ट तैयार किया है या फिर यह रिपोर्ट बना चुका है। ठीक, अब ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या बताया, यहां पे रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अन्वेषण खंड की। ठीक, यही रिपोर्ट बनाएगा। चूंकि अन्वेषण खंड के अंतर्गत एडीजी आया है तो उसने रिपोर्ट बनाया है। ठीक, अब जो भी रिपोर्ट बना है अन्वेषण खंड के द्वारा, यह रिपोर्ट कहां प्रेषित किया जाएगा? तो यह प्रेषित किया जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण को, यही सीसीपीए को, उपभोक्ता संरक्षण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। यह रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। अभी और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, इस रिपोर्ट को किस प्रकार से भेजा जाएगा, इसके लिए क्या रीति होगी, क्या स्टेप्स होंगे, या कितने समय के अंदर भेजा जाएगा, यह कैसे पता चलेगा? दो तीन चीजें हैं इस रिपोर्ट के विषय में। इस रिपोर्ट के विषय में दो तीन चीजें हैं। पहला चीज जो मैंने कहा कि प्रारूप क्या होगा, प्रारूप मतलब फॉर्मेट, रीति क्या होगी, यानी किस स्टेप बताया जाएगा, या फिर समय सीमा क्या होगी, कितने समय सीमा के अंदर देना। ये सब चीजें कैसा बताया जाएगा? विनियम, यानी इसके लिए नियम बनाया जाएगा, विनियमन द्वारा, रेगुलेशन द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, वैसे बना जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर और भी चीजें समझ लीजिए, क्लियर कट थोड़ा समझिए। एडीजी ने रिपोर्ट बनाया है, एडीजी ने रिपोर्ट बनाया, अन्वेषण खंड का रिपोर्ट है, तो क्या एडीजी अपना सील और साइन करके भेजेगा? नहीं। इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों होगा? क्योंकि जो भी शक्तियां हैं वह डीजी के पास है, डायरेक्टर जनरल के पास है। यहां एक चीज मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि रिपोर्ट बनाने की जो अन्वेषण खंड की जिम्मेदारी है, वह अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होगी? डीजी के पास होगी, डायरेक्टर जनरल के पास होगी, महानिदेशक के पास होगी। तो इसका मतलब एक लाइन में मैं कह सकता हूं कि महानिदेशक जांच रिपोर्ट बनाएगा और उसे सीसीपीए को भेजेगा। कितने समय सीमा के अंदर भेजना है, कौन से स्टेप फॉलो करके भेजना है, कौन सी रीति के अनुसार, या कौन से फॉर्मेट में वो रिपोर्ट होना चाहिए, यह विनियमन द्वारा निश्चित किया जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैं कहूंगा हाँ, एक धारा आपने पढ़ लिया, और चूंकि इस धारा का महत्व काफी है इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया। अब हम आगे पढ़ते हैं। कितना समय हो गया? अच्छा चलिए, अब आगे जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो धारा 16 से पढ़ेंगे। उस धारा 16 में हम लोग जिला कलेक्टर की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
कि कैसे वो काम करेगा, जिला कलेक्टर की क्या दायित्व है इस अधिनियम के अंदर, उसको अगले धारा में पढ़ते हैं। नमस्कार, अगले क्लास।